नमस्कार साथियों। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में अपन पढ़ रहे थे। अपनी सभ्यताओं से संबंधित एक क्लास पूर्ण हो चुकी है। ये आज अपनी सभ्यताओं से संबंधित दूसरी क्लास है। आज की अपन सेकंड क्लास जो सभ्यताओं की रही है, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, उसको रनिंग करते हैं आज की एक बड़ी ही प्रमुख सभ्यता के साथ, जिसका नाम है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता बहुत सी बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनने की बड़ी संभावनाएं रहती है। आहड़ सभ्यता से भी आप ये ध्यान रखें, अपन ने इससे पहले जब कालीबंगा सभ्यता पढ़ी थी तो मैंने आपको जरूर ये बताया था कि वो एक नगरीय सभ्यता थी। ध्यान रखें, कालीबंगा सभ्यता की ये अपोजिट सभ्यता है। कालीबंगा जो सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता थी, यानी कि वो एक सिंधु काल का बड़ा एक नगर था, और ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये कौन सी सभ्यता थी? ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। आप सभी को ये पता रहना चाहिए, आहड़ सभ्यता कौन सी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता थी। इतिहासकारों ने इस आहड़ सभ्यता का जो कालक्रम निर्धारित किया है वो बताते हैं कि साहब ये 4000 वर्ष प्राचीन सभ्यता है। कितने वर्ष? 4000 वर्ष प्राचीन ये क्या है? एक सभ्यता है। तो इसका काल है 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता कौन सी है? आहड़ सभ्यता है। आहड़ सभ्यता को अध्ययन की दृष्टि से अपन दो भागों में बांटते हैं साथियों। कितने भागों में? दो भागों में। आहड़ सभ्यता का जो प्रथम भाग है, इसका जो फर्स्ट भाग है वो कहलाता है ताम्रयुगीन सभ्यता, यानी ताम्रयुगीन काल कहलाता है। इसका जो सेकंड भाग है, यानी इसका जो दूसरा भाग है, वो कहलाता है लोह युगीन सभ्यता। ये आप जरूर ध्यान रखें, ये राजस्थान की ऐसी सभ्यता थी जिसमें ताम्रयुगीन सभ्यता के साथ साथ लोह युगीन सभ्यता का भी क्या हो चुका था? प्रवेश हो चुका था। यानी इसमें लोह युगीन सभ्यता के अंश पाए जाते हैं। कौन सभ्यता में? आहड़ सभ्यता में। जो इसका फर्स्ट काल है यानी ताम्रयुगीन काल, मैं इसकी बात कर रहा हूं आपको। फर्स्ट भाग ताम्रयुगीन काल। यहां से हमें खुदाई के अंदर तांबा गलाने की कुछ भट्टियां मिली है। तांबा गलाने की क्या मिली है? भट्टियां मिली है। ध्यान रहे, यहीं से तांबे की 6 कुल्हाड़ियां मिली है। तांबे की 6 कुल्हाड़ी मिली है। कहां से? आहड़ से। यहीं से तांबे की 6 मुद्राएं मिली है। तांबे की 6 क्या मिली है? मुद्राएं मिली है। यहीं से तांबे की 3 मोहरें मिली है। तांबे की 3 मोहरें मिली हैं। इन 3 मोहरों पर यूनानी भाषा का अंकन है। यूनानी भाषा का क्या है? अंकन है। यानी यूनानी लिपि में कुछ लिखा हुआ है जिसे पढ़ नहीं पाए अभी तक। तो यहां से तांबा गलाने की क्या मिली है? भट्टियां मिली है। और यहीं से तांबे की कितनी कुल्हाड़ियां मिली है? 6 कुल्हाड़ियां मिली है। यहीं से तांबे की 6 मुद्राएं मिली है। यहीं से तांबे की 3 मोहरें मिली है, जिन पर यूनानी भाषा में कुछ अंकित है, यानी कुछ लिखा हुआ है, लेख लिखा हुआ है। आर्य सभ्यता कहाँ विकसित हुई? ये हुई उदयपुर में विकसित हुई। कहाँ विकसित हुई? उदयपुर में। कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? ये विकसित हुई बेड़च नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? बेड़च नदी के किनारे। ध्यान रहे, ये जो बेड़च नदी है, बेड़च नदी, जहां से बेड़च नदी का उद्गम होता है वो स्थान है गोगुंदा। गोगुंदा, गोगुंदा से कौन सी नदी निकलती है? बेड़च नदी निकलती है। ये बेड़च नदी उदयपुर में जाकर के एक झील है जिसका नाम है, झील का नाम है उदय सागर झील। उदय सागर झील इसमें जाकर गिरती है। इसके बाद में उदय सागर झील से भी ये आगे तक जाती है। उदय सागर झील से आगे जाने के बाद इस नदी का नाम क्या पड़ जाता है? आयड़ नदी पड़ जाता है। कौन सा नाम? आयड़ नदी। ध्यान रखें, इसी बेड़च नदी का एक दूसरा नाम है आयड़
नदी। इसलिए घबराएं नहीं, ये बनास नदी की सहायक नदी है, जिसे आप बेड़स नदी भी कह सकते हो, इसे आप आयड़ नदी भी कह सकते हो। और आयड़ माता का मंदिर या आवड़ माता का मंदिर भी कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। अब देखो अधिकांश प्रश्न आहार सभ्यता के अपने इसके पहले शब्द से ही निकल करके आ जाएंगे, तो आप यहाँ थोड़ा धैर्य बनाए रखें, आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। ऐसे आहार, ध्यान रहे, ऐसे इसकी खोज करने वाले थे अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज कब की? इसकी खोज की 1953 ईस्वी में। ऐसे आहार, ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास। प्रश्न पूछा जाए आहार सभ्यता का उत्खनन किसने किया? ऐसे आहार, ऐसे अग्रवाल। लेकिन अग्रवाल कौन से? आर.सी. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। कब की? 1956 में इसका क्या किया? उत्खनन किया। क्या किया? उत्खनन किया। ऐसे आहार, ऐसे आघाटपुर, यानी इस सभ्यता का एक नाम मिलता है। कौन सा नाम मिलता है? आघाटपुर। लेकिन ध्यान रहे इसी सभ्यता का एक नाम और मिलता है, जिसे बोलते हैं धूलकोट सभ्यता। क्या बोलते हैं? धूलकोट सभ्यता। ये इस सभ्यता का एक स्थानीय नाम है। क्या है? स्थानीय नाम है। यहाँ के स्थानीय लोग इसको किस नाम से पुकारते हैं? धूलकोट सभ्यता के नाम से पुकारते हैं। धूलकोट का अर्थ होता है रेत का टीला। रेत का टीला। इसी सभ्यता का एक नाम और मिलता है। कौन सा नाम मिलता है? बनास संस्कृति। बनास संस्कृति, यानी बनास नदी या फिर बनास नदी की जो सहायक नदियां हैं, उनके किनारे विकसित होने के कारण इसी सभ्यता का क्या नाम मिलता है? बनास संस्कृति। ध्यान रहे बनास संस्कृति इस सभ्यता को जिस व्यक्ति ने नाम दिया, उसका नाम था एच.डी. साकलिया। एच.डी. साकलिया ने यह नाम दिया था। हसमुख धीरजवाल साकलिया इसका पूरा नाम था। यहाँ से तांबा गलाने की भट्टियां मिली है, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, तांबे की मुद्राएं मिली है। इस वजह से इस सभ्यता का एक नाम और मिलता है ताम्रवती नगरी। ताम्रवती नगरी। ध्यान रहे यही आप नोट जरूर डाल करके लिख ले। इस सभ्यता को तो बोलते हैं ताम्रवती नगरी सभ्यता, जबकि अभी थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे अपन सिक्कर में एक सभ्यता विकसित हुई थी जिसका नाम था गणेश्वर सभ्यता। इस गणेश्वर सभ्यता का एक नाम मिलता है ताम्र जननी सभ्यता। ताम्र जननी, अपन कंफ्यूज यही रहते हैं ताम्रवती नगरी और ताम्रवती जननी। ताम्रवती जननी गणेश्वर सभ्यता थी, जबकि ताम्रवती नगरी आहार सभ्यता थी। इसको तांबावती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तांबावती भी कहा जाता है। किसे? आहार सभ्यता को। ऐसे आहार, ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की। ऐसे अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल ने इसका उत्खनन करवाया। ऐसे आघाटपुर इसका नाम मिलता है। ऐसे आगे और पढ़ते हैं। ऐसे 8 स्तरों पर इसकी खुदाई हुई है। कितने स्तरों पर? 8 स्तरों पर इसकी क्या हुई है? खुदाई हुई है। ऐसे आहार, ऐसे अनाज रखने के गोदाम मिले हैं। अनाज रखने के गोदाम मिले हैं, जिन्हें क्या नाम दिया गया है? इन्हें नाम दिया गया है गोरे या फिर कोठे। गोरे या कोठे कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं आहार सभ्यता से मिले हैं। ऐसे आहार, ऐसे आभूषणों सहित यहाँ शवों को दफनाया जाता था। आभूषणों सहित यहाँ अंतिम संस्कार किया जाता था। शवों को दफनाया जाता था। ऐसे आहार, ऐसे
एक यूनानी देवता था अपोलो। ऐसे अपोलो देवता अंकित एक मुद्रा मिली है, मतलब एक ऐसी मुद्रा मिली है जिस मुद्रा के एक भाग पर यूनानी देवता अपोलो का अंकन है। ये देवता कहाँ के थे? ये थे यूनानी देवता। इसी को आप कह सकते हो ग्रीक देवता, यूनानी देवता या फिर ग्रीक देवता। मुद्रा के एक भाग पर अपोलो देवता की आकृति अंकित है। ऐसे आटा पीसने की यहाँ से क्या मिली है? चक्की मिली है। ध्यान रहे, ऐसे आहार, ऐसे आटा पीसने की चक्की मिली है। कहाँ से? आहार से। आहार में जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था। समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक यहाँ का क्या था? समाज था। जबकि यहाँ का जो परिवार था, परिवार कैसा था? परिवार था संयुक्त। यहाँ फिर आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसको आप यूं याद रखना, कालीबंगा सभ्यता में समाज मात्र सत्तात्मक था, यानी कि जिस परिवार में माता की चलेगी, महिलाओं की चलेगी, तो महिलाएं एकल परिवार में रहना ज्यादा पसंद करती है। यानी मात्र सत्तात्मक कालीबंगा सभ्यता थी, यानी समाज वहां का मात्र सत्तात्मक था और परिवार कैसे थे? एकल थे। लेकिन जिन समाज में यानी जिन परिवारों में पिता की चलती है, तो वो परिवार बिल्कुल क्या रहेंगे? संयुक्त रहेंगे। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखें, आहार सभ्यता का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक समाज था और यहाँ का जो परिवार था वो कैसा था? संयुक्त परिवार था। इसकी जानकारी हमें इन चीजों से भी मिलती है कि जो आहार है, यहाँ की खुदाई में अपने को एक ही जगह, एक ही कमरे में एक से अधिक चूल्हे मिले हैं। यानी एक कमरे में एक से अधिक चूल्हे मिले हैं। एक कमरे में तो लगभग कितने चूल्हे मिले हैं? 6 चूल्हे मिले हैं। इन चूल्हों की एक विशेषता है, ये चूल्हे 2 मुहे वाले हैं, 2 मुहे एवं 3 मुहे वाले क्या है? ये चूल्हे हैं। ध्यान रहे, इससे ये पता चलता है कि अगर एक ही कमरे में 6 चूल्हे हैं, इसका मतलब यहाँ सामूहिक भोजन बनाया जाता था। यानी सामूहिक भोजन व्यवस्था की जानकारी कौन सी सभ्यता से मिलती है? आहार सभ्यता से। सामूहिक भोज व्यवस्था यहाँ प्रचलित थी। सामूहिक भोज व्यवस्था की यहाँ से क्या मिलती है? अपने को जानकारी मिलती है। इनमें से एक चूल्हा ऐसा है जिस पर एक मानव हाथ के पंजे का निशान मिला है। ये भी आप थोड़ा नोट करके लिखें। यहां से एक चूल्हे पर मानव हाथ के पंजे का निशान मिला है। आहार सभ्यता के लोग गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए चक्रकूप का प्रयोग करते थे। ये भी आप थोड़ा ध्यान रखें। यहाँ के लोग गंदे पानी की निकासी हेतु किसका प्रयोग करते थे? चक्रकूप का प्रयोग करते थे। यहां से एक पूजा की थाली मिली है, यानी पूजा करने की एक थाली मिली है। इस थाली में एक दीपक मिला है और एक मिला है त्रिशूल मिला है। यानी कि इस सभ्यता में दीपक जलाने की प्रथा प्रचलन में थी। आहार सभ्यता से मिट्टी से निर्मित एक वृषभ मूर्ति मिली है। मिट्टी से निर्मित क्या मिली है? एक वृषभ मूर्ति, जिसे टेरिकोटा की मूर्ति भी कहा जाता है। आप ध्यान रखें, कंफ्यूज नहीं हो। मिट्टी की जो मूर्तियां हैं या मिट्टी के जो बर्तन है, उनको पकने के बाद में उनको फिर टेरिकोटा नाम दे दिया जाता है, पकाने के बाद में। तो एक पकी हुई मिट्टी की वृषभ मूर्ति मिली है, जिसे अपन क्या कह सकते हैं? टेरिकोटा।
इस मूर्ति को एक विशेष नाम दिया गया है। मूर्ति को क्या नाम दिया गया है? बनासियन बुल। बनासियन बुल नाम दिया गया है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। बनासियन बुल कहां से मिला है? बनास संस्कृति यानी आहार सभ्यता से मिला है। यहीं से अपने को छोटे जलपात्र मिले हैं बिना हत्थे के। बिना हत्थे के छोटे जलपात्र मिले हैं। ऐसे जलपात्र राजस्थान ही नहीं, भारत में अन्यत्र कहीं स्थान से नहीं मिले हैं। ओनली कहां से मिले हैं? आहार से मिले हैं। लेकिन ये मूल रूप से आहार सभ्यता के नहीं है। ये जो छोटे जलपात्र हैं बिना हत्थे के, ये है ईरानी सभ्यता के। कहाँ के हैं? ईरानी सभ्यता के। तो अपन ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं इस सभ्यता का संबंध बाहरी सभ्यताओं से भी था, यानी ईरान से इसका सीधा सीधा क्या था? संबंध था। इस सभ्यता का संबंध ईरान से था, इसकी जानकारी अपने को यहाँ से एक मिले हुए बहुमूल्यवान पत्थर से भी पता चलता है। यहाँ से एक पत्थर मिला है जिसका नाम है लेपिस लाजुली। लेपिस, इस पर स्टार जरूर लगा ले आप। लाजुली, लेपिस लाजुली के प्रमाण कहां से मिले हैं? ये मिले हैं आहार सभ्यता से। लेपिस लाजुली एक नीले रंग का पत्थर होता था। नीले रंग का बहुमूल्यवान पत्थर होता था। बहुमूल्यवान क्या था? एक पत्थर था। यहां से सफेद रंग के मृदभांड मिले हैं। जगह नहीं है बोर्ड में तो मैं आपको इधर ही बता देता हूं। सफेद रंग के क्या मिले हैं? सफेद रंग के मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिनको एक नाम दिया गया है कृष्ण लोहित मृदभांड। कृष्ण लोहित मृदभांड। ध्यान रहे आहार सभ्यता के समकालीन ही एक सभ्यता और थी, गिलुंड सभ्यता। गिलुंड सभ्यता और आहार सभ्यता दोनों समकालीन थी। गिलुंड सभ्यता, आहार सभ्यता, बालाथल सभ्यता, ये समकालीन सभ्यताएं थी। गिलुंड सभ्यता से पक्की ईंटों के प्रमाण मिले हैं, जबकि यहाँ से पक्की ईंटों के प्रमाण नहीं मिले हैं। यह आप थोड़ा सा ध्यान रखें। यहाँ से पक्की ईंटों के प्रमाण नहीं मिले, जबकि गिलुंड से पक्के ईंटों के प्रमाण मिले हैं। यह आपको ध्यान रखना है साथियों। यह आहार सभ्यता थी जो कहाँ विकसित हुई? उदयपुर में विकसित हुई। कौन सी नदी के किनारे? बेड़च नदी के किनारे, जिसका एक दूसरा नाम है आयड़ नदी। यही आयड़ नदी उदय सागर झील में गिरने के बाद में आयड़ कहलाती है। इससे पहले क्या कहलाती है? बेड़च कहलाती है। मैंने बताया ऐसे आहार, ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास, ऐसे आहार, ऐसे अग्रवाल यानी आर.सी. अग्रवाल ने इसकी खोज की, रतन चंद्र अग्रवाल ने। ऐसे आहार, ऐसे आघाटपुर इसका प्राचीन नाम था, जबकि इसको एक नाम से और पुकारा जाता है धूलकोट सभ्यता। ये इसका एक स्थानीय नाम था, जिसका अर्थ होता है मिट्टी का टीला या फिर रेत का टीला। यहाँ आघाटपुर कोई दुर्ग था, उस दुर्ग के नाम पर इस सभ्यता का नाम आघाटपुर रखा गया है। इस सभ्यता को एक नाम और दिया गया है बनास संस्कृति, क्योंकि ये बनास या इसके सहायक नदियों के आसपास ये विकसित हुई थी। ये नाम किसने दिया था? एच.डी. सांखलिया ने ये नाम दिया था। इसी सभ्यता का एक नाम और मिलता है ताम्रवती नगरी, तांबावती भी बोलते हैं। ध्यान रखिए इसको क्यों बोलते हैं ताम्रवती नगरी, क्योंकि यहाँ से तांबा गलाने की भट्टियां मिली है, तांबे की कुल्हाड़ियां मिली है, तांबे की मुद्राएं मिली है। लेकिन सबसे विशेष बात है, इसे ताम्रवती नगरी कहा जाता है। तो किसे फिर ताम्र जननी कहा जाता है? ज्ञानेश्वर सभ्यता को ताम्र जननी सभ्यता कहा जाता है। एक बार आप इसको अच्छी तरीके से देख लेवे, क्योंकि आहार सभ्यता से एग्जाम में प्रश्न बनने की बड़ी संभावनाएं रहती है। तो आपका प्रश्न यहाँ से किसी प्रकार से गलत नहीं होना चाहिए। दो सभ्यताएं एक साथ और पढ़ते हैं अपन साथियों। दो सभ्यताएं जो आहार सभ्यता के समकालीन ही थी, ताकि आप कंफ्यूज भी नहीं रहेंगे। एक सभ्यता है गिलुंड सभ्यता। गिलुंड सभ्यता
एक सभ्यता है बालाथल सभ्यता। दोनों ही सभ्यता अपने आप में इंपॉर्टेंट है। पहले अपन पढ़ते हैं गिलूंड सभ्यता के बारे में। गिलूंड सभ्यता कहाँ स्थित है? ये राजसमंद में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? बनास नदी के किनारे स्थित है। बालाथल सभ्यता कहाँ स्थित है? बालाथल सभ्यता उदयपुर में एक जगह पड़ती है, वल्लभ नगर, वहां स्थित है। अच्छा, वल्लभ नगर में एक पशु अनुसंधान केंद्र भी स्थित है, शायद पता होगा आप सभी को, पढ़ा होगा ज्योग्राफी में आप सभी ने। वल्लभ नगर में कौन सा पशु अनुसंधान केंद्र स्थित है? भैंस प्रजनन केंद्र स्थित है। भैंस प्रजनन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? वल्लभ नगर में स्थित है। लेकिन ध्यान रहे, टोंक में एक जगह पड़ती है अविका नगर। टोंक, टोंक में कौन सी जगह पड़ती है? अविका नगर। अविका नगर, यहाँ कौन सा अनुसंधान केंद्र स्थित है? यहाँ भेड़ अनुसंधान केंद्र स्थित है। अनुसंधान केंद्र स्थित है। ध्यान रहे, वैदिक काल में भेड़ को क्या कहा जाता था? अवि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अवि। और इसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है? अविका नगर पड़ा है। प्रश्न पूछ लिया जाए बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है बकरी अनुसंधान केंद्र है रामसर अजमेर में। कहाँ है? रामसर अजमेर में। और उस अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। सुकर फार्म कहाँ है? अलवर में है। ये आप जो ग्रुप में पढ़ रखे होंगे पहले से ही। तो वल्लभ नगर उदयपुर में कौन सी सभ्यता विकसित हुई? बालाथल सभ्यता। ये जो सभ्यता है, ये सभ्यता भी कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? बनास नदी के किनारे विकसित हुई। गिलूंड जो सभ्यता है, ये सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता? ताम्रयुगीन। बालाथल सभ्यता भी कौन सी थी? ताम्रयुगीन सभ्यता थी। यानी आहार सभ्यता यानी ताम्रयुगीन थी, तो ये भी कौन सी? ताम्रयुगीन, क्योंकि ये आहार सभ्यता के समकालीन थी। बालाथल सभ्यता और गिलूंड सभ्यता। इस सभ्यता का एक प्राचीन नाम मिलता है, इस पर आप स्टार जरूर लगा लें, कभी ना कभी ये प्रश्न जरूर एग्जाम में छपेगा। प्राचीन नाम मिलता है भगवानपुरा। भगवानपुरा सभ्यता इसका नाम रखा गया था। इसका जो उत्खनन कार्य है, उत्खनन कार्य ये लगभग 1957-58 में बीबी लाल के द्वारा करवाया गया था। यहाँ बीबी लाल ने 2 टीलों का उत्खनन किया। कितने टीलों का? 2 टीलों का क्या किया? उत्खनन। इन दोनों टीलों को यहाँ के लोग स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? मोडिया मगरी कहते हैं। ध्यान रहे, क्या कहते हैं? मोडिया मगरी कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाए मोडिया मगरी नामक टीलों का उत्खनन का संबंध किस सभ्यता से है, आपको बताना है गिलूंड सभ्यता से। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था, यहाँ से पक्की ईंटों के प्रमाण मिले हैं। क्या मिले हैं? पक्की ईंटों के प्रमाण मिले हैं, लेकिन नोट डाल के आप जरूर लिख लें, आहड़ से नहीं मिले, यानी आहड़ से पक्की ईंटों के प्रमाण नहीं मिले हैं। यहाँ से तो प्रमाण मिले हैं, जबकि आहड़ सभ्यता से नहीं मिले। दोनों सभ्यताएं समकालीन थी, फिर भी गिलूंड से पक्की ईंटों के प्रमाण मिले हैं, आहड़ से पक्की ईंटों के प्रमाण नहीं मिले हैं। बात करते हैं बालाथल सभ्यता की, जो कहाँ स्थित है? वल्लभ नगर उदयपुर में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे स्थित है। इसे भी ताम्रयुगीन सभ्यता कहा जाता है। इसकी खोज वीएन मिश्र ने की थी, यानी वीरेंद्र नाथ मिश्र ने इसकी क्या की? खोज की। आगे चल करके इसका उत्खनन कार्य करवाया गया। उत्खनन से बहुत से इतिहासकार जुड़े हुए हैं, स्वयं वीएन मिश्र भी इनसे जुड़े हुए हैं, यानी खोज के अलावा इन्होंने उत्खनन कार्य भी यहाँ किया था। किसने? वीएन मिश्र ने। इसके अलावा यहाँ वीएस सिंधे जुड़े हुए हैं, वीएस सिंधे ने भी यहाँ उत्खनन कार्य करवाया था। आर के मोहिते यहाँ से जुड़े हुए हैं, यानी इन्होंने भी यहाँ उत्खनन कार्य करवाया।
एक इतिहासकार और थे ललित पांडे। ललित पांडे ने भी यहाँ उत्खनन कार्य करवाया। तो 4 विद्वान ऐसे हैं जो कौन सभ्यता से जुड़े हुए हैं, बालाथल सभ्यता से जुड़े हुए हैं। ध्यान रहे, बालाथल सभ्यता बेराट सभ्यता के बाद में, अभी संभव तो शायद अपन ने बेराट सभ्यता पढ़ी नहीं है, पढ़ेंगे तो वहां जरूर पढ़ेंगे अपन। बालाथल सभ्यता बेराट सभ्यता के बाद ये राजस्थान की दूसरी सभ्यता है जहां से कपड़े के साक्ष्य मिले, यानी सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। बेराट के बाद यह राजस्थान की दूसरी सभ्यता है जहां से कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। तो प्रथम सभ्यता जहां से कपड़े के साक्ष्य मिले राजस्थान की, वो कौन सी है, बेराट सभ्यता है, जो कहाँ स्थित है, कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है, जो नवीनतम जिला बना है।